हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जब हम लोग ब्राउजर पे जा करके www.google.com हिट करते हैं तो एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें हैं जो बैकग्राउंड में होती हैं। अब ये जो देखो आज का वीडियो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्टली बहुत बार लोगों से इंटरव्यू में पूछा गया है। और इस क्वेश्चन को इंटरव्यू में पूछने का जो मेन एम होता है, जो इंटेंशन होता है इंटरव्यूअर का, वो ये जानना होता है कि जो हमारा कैंडिडेट है क्या उसको कंप्यूटर नेटवर्क की नॉलेज है या नहीं है। राइट, उसका क्या थॉट प्रोसेस है, कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट या सामने कुछ भी चीज़ अगर वो देखता है तो उसके बैकग्राउंड में चीजें क्या चल रही है, क्या वो सोचने का ट्राई करता है या नहीं करता है। राइट, ओवरऑल जो इंटरव्यू का इंटेंशन होता है कि क्या कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में इस बंदे को कोई नॉलेज है या नहीं है। ठीक है, दैट्स इट। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने आज के टॉपिक पे चलते हैं कि जैसे लेट सपोज आपके पास ब्राउजर है, ब्राउजर पे आपने www.google.com लिख करके जैसे ही आपने एंटर बटन दबाया, चीजें कैसे बैकग्राउंड में चली और आपको आउटपुट कैसे मिला। राइट, उसके लिए सबसे जो पहला स्टेप होता है, अगर आप ये मेरा नोट देखोगे तो मैंने बोला है कि फर्स्ट नीड टू कन्वर्ट। ओके, सो व्हेन वी टाइप www.google.com इन आवर ब्राउजर, अब ये जो www.google.com जो है ना, इसको हम लोग अपने टेक्निकल टर्म में डोमेन नेम बोलते हैं। अभी मैं इसको और अच्छे से समझाऊंगा क्या होता है एग्जैक्टली इसको हम लोग डोमेन नेम बोलते हैं। तो जो पहला जो स्टेप होता है हमारा, इस डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने का होता है। दिस इज फर्स्ट स्टेप। राइट, अब बोलोगे आप आईपी एड्रेस क्या है, तो हो सकता है बहुत लोगों को पता भी हो। आईपी एड्रेस इंटरनेट के दुनिया में आपका यूनिकली आइडेंटिफाई करने का एक तरीका होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका सॉफ्टवेयर या आपका वेबसाइट किसी प्लेस पे रन कर रहा होगा, राइट, तो उसका एक एड्रेस होगा विच इज कॉल्ड आईपी एड्रेस कंप्यूटर नेटवर्क के टर्म्स में। ठीक है, अब एक बार ये सारा का सारा लॉजिक समझने के लिए ना एक बार मैं एक एग्जांपल लेता हूं, तब आई थिंक ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा आपको। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि लेट सपोज google.com, राइट, google.com। अब ये google.com तो अभी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है, बहुत बड़ा एक वेबसाइट है। बट अगर जब google.com वालों ने जब स्टार्ट किया होगा तो उनकी जर्नी क्या होगी, अगर एक बार मैं वो एक्सप्लेन कर दूंगा तो आपको अच्छे से सारी चीजें लगभग क्लियर हो जाएगी। ठीक है, मान लेते हैं कि हमने एक पीस ऑफ कोड लिखा। अब ये जो पीस ऑफ कोड लिखा है हमने, वो काफी मुझे लगता है कि जो भी मैं इनपुट दे रहा हूँ उस मेरा पीस ऑफ कोड क्या कर रहा है, उस इनपुट को प्रोसेस कर रहा है और उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट दे रहा है। राइट, अब ये जो मैंने सॉफ्टवेयर लिखा या जो मैंने पीस ऑफ कोड लिखा, वो मुझे लगता है कि यार ये मेरा तो हेल्प कर ही रहा है, मार्केट में और लोगों का भी हेल्प कर सकता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं चाहता हूं कि यार ठीक है, ये इस नाम का मैं कोई कंपनी खोलूंगा। लेट सपोज XYZ नाम का मैंने एक कंपनी ओपन किया और मैं चाहता हूं कि ये जो सॉफ्टवेयर मैंने बनाया है वो लोगों को सेल करूं। तो लोगों को सेल करने का क्या तरीका हो सकता है, आप बोलोगे यार एक तरीका हो सकता है कि ये जो सॉफ्टवेयर है मैं हर एक बंदे को बेचता फिरूं कि भाई ये लो सॉफ्टवेयर, अपने सिस्टम पे इसको रन कराना, इस सॉफ्टवेयर पे कुछ तुम इनपुट दोगे और उसको प्रोसेस करके वो आउटपुट दे देगा। अगर तुमको ये रिक्वायरमेंट अगर तुम्हारी है तो तुम हमारे सॉफ्टवेयर को रन करा सकते हो, कुछ ऐसा हम बोल करके सेल कर सकते हैं। बट ये डेफिनेटली अच्छी बात नहीं है, राइट, कि हर एक इंसान अपने आपके सॉफ्टवेयर को अपने लोकल सिस्टम पे रन कराए। तो ये डेफिनेटली अप्रोच अच्छा नहीं है। सेकंड अप्रोच हो सकता है कि आप एक काम करो, आप एक सिस्टम लेके आओ, एक कंप्यूटर लेके आओ, एक कंप्यूटर लेके आओ जिसके अंदर आप अपने इस सॉफ्टवेयर को रन करा दो। इस सॉफ्टवेयर को आप अपना इस कंप्यूटर के अंदर रन करा दो और ये मेक श्योर करो कि ये जो कंप्यूटर आपने लेके आया है वो 24/7 अप एंड रनिंग सिस्टम होना चाहिए। राइट, और ये आपका कंप्यूटर क्या है, किसी इंटरनेट से कनेक्टेड है, मतलब इंटरनेट से कनेक्टेड है। राइट, अब चूंकि ये आपका जो सिस्टम है वो 24/7 अप एंड रनिंग है, जिसमें आपका वेबसाइट या सॉफ्टवेयर रन कर रहा है, और ये आपका जो सिस्टम है वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, और चूंकि आपने इस अपने वेबसाइट को पब्लिक कर रखा है, मतलब इस इंटरनेट से कोई दूसरा कंप्यूटर भी कनेक्टेड होगा। लेट सपोज एक और कंप्यूटर कनेक्टेड है। अगर ये कंप्यूटर आपके या ये यूजर आपके इस सॉफ्टवेयर को यूज करना चाहता है तो चूंकि आपने पब्लिक किया हुआ है वो यूज कर सकता है। वो कुछ इनपुट देगा आपके सिस्टम, आपके इसको वेबसाइट को, आपका वेबसाइट या जो भी सॉफ्टवेयर आपने लिखा है उस इनपुट को प्रोसेस करेगा और आउटपुट दे देगा आपके इस यूजर को। राइट, आपका यूजर खुश हो गया, ठीक है मुझे जो करवाना था मैंने काम करवा लिया। राइट, अब जैसे जैसे आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी आपसे और यूजर्स आपसे जुड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। मे बी आपको वो कुछ रेंट वगैरह भी पे करे या कुछ पैसे भी दें आपके सर्विस को यूज करने का। राइट, तो जैसे जैसे आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी आप डेफिनेटली चाहोगे कि यार मुझे इसको स्केल करना है। तो क्या कर सकते हो, आप बोलोगे कि यार डेफिनेटली अब चूंकि मेरे को कोई पैसे दे रहा है तो मैं तो ये नहीं बियर कर सकता कि भाई ये मेरा सिस्टम कुछ देर के लिए डाउन हो गया। तो मैं क्या करूंगा, मैं सोचूंगा ठीक है एक काम कर सकते हैं, एक और सिस्टम लेके आता हूँ मार्केट से। अगेन ये सिस्टम 24/7 रन करेगा, इस पे भी मैं अपना एप्लीकेशन रन करा दूंगा। तो इस तरीके से मैं ये मेक श्योर कर सकता हूँ कि जितने भी मेरे यूजर्स हैं वो मेरे सिस्टम्स को हमेशा यूज कर रहे हैं और मुझे मेरा जो पैसा मुझे मिलना है, रेंट जो मुझे मिलना है वो आराम से मिल रहा है। राइट, एक तो ये तरीका हो सकता है। बट इस तरीके में अगर आप देखोगे ना, काफी दिक्कतें हैं। दिक्कत क्या है कि भाई ये जितने सिस्टम आप लेके आए हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस सिस्टम को मैनेज करना कि ये सिस्टम 24/7 रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कोई हार्डवेयर प्रॉब्लम है तो उसको आप फिक्स करोगे। बहुत सारी दिक्कतें हैं इसको करने के लिए। राइट,
तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मार्केट में ऑलरेडी कुछ सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनका ये बोलना है कि भाई तुम ये सब काम क्यों कर रहे हो, आपके बिहाफ पे हम कर तो रहे हैं। उस सर्विस प्रोवाइडर ने उन्होंने क्या किया हुआ है कि अपना बहुत बड़ा बड़ा डेटा सेंटर उन्होंने बना रखा है, जहाँ पे बहुत सारे उन्होंने ऐसे सिस्टम या बोले तो कंप्यूटर ऐसे इंस्टॉल कर रखे हैं जो 24/7 रन करते हैं। अब ये जो 24/7 आपके सिस्टम रन करते हैं, यहाँ पे उनका कहना है कि अपने वेबसाइट को रन कर दो, और चूंकि ये पूरे का पूरा सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो एनीवेज जैसे ही आप अपने वेबसाइट को या सॉफ्टवेयर को पब्लिक करोगे, दूसरे यूजर्स आपके सिस्टम को, आपके सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं, राइट। इसके एवज में आपको करना क्या है, आप अपने सॉफ्टवेयर को इनके सर्विस प्रोवाइडर के सिस्टम पे रन कराना है, और उसके एवज में आपको कुछ पैसे देना है उनको, राइट। एज अ रेंट पर्पस आपको कुछ पैसे देने हैं उस सर्विस प्रोवाइडर को। अब जरा आप सोचिए, अब ये जो आपने अपने सॉफ्टवेयर को इस मशीन पे रन कराया है, अब ये मशीन कहीं तो रखी होगी, मान लेते हैं यूएस में कहीं रखी हुई है, या अगर इंडिया में ही मान लेते हैं कि इंडिया में लखनऊ में रखी हुई है। तो अगर इंडिया में ये सिस्टम रखा हुआ है, तो ये लैपटॉप का कुछ एड्रेस होगा कि नहीं होगा, ये जो सिस्टम है, डेस्कटॉप है, कंप्यूटर है, उसका कुछ एड्रेस होगा। अब इंटरनेट की दुनिया में किसी भी सिस्टम को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए जो हमारा तरीका होता है वो होता है आईपी एड्रेस। अब ये आईपी एड्रेस दिखता कैसे है, आप बोलोगे कि यार कुछ ऐसा दिखता है, लेट्स सपोज 128, एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, 37.34.56, लेट्स सपोज जो आपका एप्लीकेशन रन कर रहा है वो इस आईपी एड्रेस के कुछ एक्स, लेट्स सपोज 80 पोर्ट नंबर पे रन कर रहा है, फॉर एग्जांपल 8080, एग्जांपल ले रहा हूँ, राइट। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई यूजर हमारे इस वेबसाइट को एक्सेस करना चाहेगा, वो इस आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर का यूज करके मेरे वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है, राइट। इतना समझ में आएगा आईपी एड्रेस क्या है। आईपी एड्रेस इज नथिंग बट आपका एक यूनिक आइडेंटिफायर या यूनिक एड्रेस होता है, जो हर एक आपके इंटरनेट की दुनिया में हर एक जो भी आपका वेबसाइट है, जो भी आपका बेसिकली सिस्टम रन कर रहा है, उसको एक आईपी एड्रेस असाइन हो जाता है, ठीक है। अब आप ये बोलोगे कि मेरे इस वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए ये आईपी एड्रेस, ये पोर्ट नंबर है, दैट मीन्स कि जैसे ही मुझे अपने वेबसाइट को एक्सेस करना होगा मैं इस आईपी एड्रेस के थ्रू कर सकता हूं। बट क्या ये सही है, क्या ह्यूमन इस आईपी एड्रेस को याद कर सकता है? भाई ये कोई भी ह्यूमन इस आईपी एड्रेस को याद तो नहीं कर सकता, बहुत डिफिकल्ट है याद करना। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक कॉन्सेप्ट आया, डोमेन नेम का कॉन्सेप्ट। क्योंकि ह्यूमन क्या याद कर सकता है, ह्यूमन कोई नाम याद कर सकता है, लेट्स सपोज google.com या xyz.com, जो भी है, मतलब जो भी आपकी कंपनी का नाम है, राइट। तो इसका मतलब अब हम ये यूजर को फंक्शनलिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं कि हम कुछ एक डोमेन नेम देना चाहते हैं, और ये डोमेन नेम आपके इस आईपी एड्रेस से लिंक होगा, और यूजर आपका डोमेन नेम टाइप करेगा, और इंटरनली वो आईपी, क्योंकि इंटरनली तो आईपी एड्रेस से ही वो मेंटेन होगा, राइट। तो जैसे ही आप डोमेन नेम टाइप करोगे, तो आपका जो ब्राउजर है वो उसको डोमेन नेम को क्या समझे, इस आईपी एड्रेस के बराबर समझे, राइट। तो इस तरीके से आपकी सारी चीजें, थोड़ी जो प्रॉब्लम्स थी वो दूर हो गई, राइट। अब ह्यूमन क्या कर सकता है, वो डोमेन नेम को याद कर लेगा बहुत इजीली, लाइक www.google.com, राइट, और आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है। तो ये समझ में आया क्या कि आईपी एड्रेस क्या होता है और डोमेन नेम क्या होता है, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं अपने स्टेप पे। तो देखिए, जैसे ही हम अपने ब्राउजर पे, लेट सपोज हमारा ये ब्राउजर है, ये हमारा कंप्यूटर है, जो कि लेट सपोज इंडिया में रखा हुआ है, और आपका जो google.com है, जाहिर सी बात है google.com का जो वेबसाइट है वो किसी ना किसी कंप्यूटर पे इंस्टॉल, डिप्लॉय होगा, इंस्टॉल होगा, जो भी होगा, राइट। मान लेते हैं कि वो आपका यूएस पे है, राइट। यहाँ पे आपका google.com रन कर रहा है, ठीक है, जिसको हम बेसिकली बोल सकते हैं कि सर्वर है ये। और चूंकि ये क्लाइंट है, क्लाइंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से मैं google.com पेज को क्या करूंगा, एक्सेस करूंगा, तो ये लेट सपोज क्लाइंट है। अब होगा क्या, जैसे ही आपने अपने ब्राउजर पे www.google.com लिख करके एंटर किया, मतलब आपने डोमेन नेम दिया, राइट, डोमेन नेम दिया आपने। अब चूंकि इंटरनेट की दुनिया में डोमेन नेम से तो कोई चीज आइडेंटिफाई होती नहीं है, जो भी चीज होती है वो आईपी एड्रेस से होती है। मतलब इस डोमेन नेम को सबसे पहले तो मुझे आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। अब इस डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने के लिए जो हम प्रोसेस बोलते हैं, विच इज कॉल्ड डीएनएस लुकअप, तो हमें डीएनएस लुकअप करना पड़ेगा। डीएनएस लुकअप इज नथिंग बट हमें जो भी हमारे हमको डोमेन नेम दिया गया है उसके करस्पॉन्डिंग मुझे आईपी एड्रेस पता करना है, राइट। अब ये डीएनएस लुकअप कैसे होता है एक बार थोड़ा समझ लेते हैं। तो इसको ऐसे समझिए कि मान लेते हैं ये हमारा ये हमारा लेट सपोज क्या था, सिस्टम था, इसमें ये हमारा ब्राउजर था। अब देखोगे कि अगर ब्राउजर जो होता है आपका, लेट सपोज क्रोम हो गया या कोई सा भी ब्राउजर हो गया, ब्राउजर के पास कुछ कैशे मेमोरी होती है। हर एक ब्राउजर अपने कैशे में कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है कि आपने हिस्ट्री में कौन कौन सी वेबसाइट देखी है, राइट। ये सारा इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है। उसके साथ में वो डोमेन नेम के साथ में मैपिंग, डोमेन नेम और आईपी का जो मैपिंग होता है वो भी अपने कैशे में मेंटेन करता है। तो जैसे ही आप अपने ब्राउजर पे google.com हिट करोगे ना, वो अपने ब्राउजर के कैशे में चेक करेगा कि क्या इस डोमेन के लिए आईपी एड्रेस प्रेजेंट है। अगर उसको अपने ब्राउजर के कैशे से मिल जाएगा देन वेल एंड गुड, राइट। अगर यहां से लेट सपोज नहीं मिलता है, आपने इसके पहले कभी भी google.com अपने ब्राउजर पर सर्च नहीं किया है, दैट मींस कि आपके ब्राउजर के कैशे में नहीं मिलेगा।
फिर वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के डीएनएस कैशे में देखता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कैशे होता है मतलब ईटीसी होस्ट फाइल होती है बेसिकली, उसमें वो चेक करता है कि क्या आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के कैशे में इस डोमेन के लिए आईपी एड्रेस मेंटेन है क्या, राइट। अगर इसको यहाँ से मिलता है देन वो रिटर्न कर जाएगा। अगर नहीं मिलता है फिर नेक्स्ट स्टेप होता है कि ठीक है मुझे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी नहीं मिला है। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब समझ गया ना, ये जो हमारा कंप्यूटर है उस पर कुछ तो ओएस इंस्टॉल होगा, राइट। तो उस ओएस के कैसे में चेक करेगा, अगर वहां पे भी नहीं मिला फिर आपका ये जो कंप्यूटर होगा वो डेफिनेटली किसी राउटर से, किसी वाईफाई से तो कनेक्टेड होगा, राइट। अब ये जिस राउटर से जिस कनेक्टेड होगा उसका भी एक कैसे होता है। सो राउटर के कैसे पे चेक करेगा ये कि भाई जो आपका राउटर है उसके कैसे में क्या ये इस डोमेन नेम के लिए आईपी एड्रेस प्रेजेंट है क्या। अगर प्रेजेंट है तो वो यहाँ से रिटर्न कर देगा। अगर नहीं प्रेजेंट है देन ये फाइनल जाता है अपना डीएनएस रिजॉल्वर के पास में। डीएनएस रिजॉल्वर मतलब आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का जो डीएनएस कैसे होता है उसके पास, या गूगल का जो डीएनएस होता है। इन्होंने डीएनएस सर्वर भी मेंटेन करके रखा हुआ है गूगल वालों ने, और आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास भी डीएनएस का कैसे मेंटेन होता है, जिसमें वो बेसिकली ये मेंटेन करके चलते हैं कि ये डोमेन नेम है और इसके करस्पॉन्डिंग ये आईपी है। तो आपको अगर डोमेन नेम पता है तो आपको आईपी तो मिल ही जाएगा, राइट। तो वो डीएनएस रिजॉल्वर एटलीस्ट आपका आईपी एड्रेस तो दे ही देगा। तो मान लेते हैं अगर जैसे डीएनएस रिजॉल्वर आपका आईपी एड्रेस दे देगा, मतलब आपने अपने डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर लिया, राइट। इसका मतलब आपको पता लग गया कि जो आपका google.com है वो किस लोकेशन पे रन कर रहा है, ये पता लग गया आपको। अब जब ये पता लग गया तो जाहिर सी बात है आप उससे कम्युनिकेशन तो कर ही सकते हो ना, उसको आप डेटा सेंड कर सकते हो, उससे आप डेटा रिसीव कर सकते हो। अल्टीमेटली जो आप इंटरनेट पे जो भी काम कर रहे हो यही तो काम कर रहे हो, डेटा को बेसिकली दे रहे हो, डेटा को ले रहे हो, दैट्स इट। ठीक है, इतना समझ में आया। तो अब देखो जो डीएनएस लुकअप होता है इसी को हम बोलते हैं डीएनएस लुकअप, मतलब डोमेन नेम से आईपी एड्रेस को गेट करना। अब ये जो भी डीएनएस लुकअप है जिस भी लेयर पे होता है, जहां से भी डीएनएस लुकअप के बाद आपको आईपी एड्रेस मिलेगा वो अपने पिछले वाले डाउन वाले लेयर पे आईपी एड्रेस को अपडेट कर देता है। फॉर एग्जांपल लेट सपोज राउटर के कैसे में आपको डीएनएस लुकअप करने पे मिल गया कि भाई ये आईपी एड्रेस था, तो ये सबसे पहले आपके ओएस वाले में ईटीसी होस्ट वाले फाइल में अपडेट करेगा। उसके बाद आपके ब्राउजर के भी कैसे में आपको डोमेन नेम और आईपी एड्रेस को क्या कर देगा, अपडेट कर देगा। अब होगा क्या कि नेक्स्ट टाइम जब अगेन आप google.com सर्च करोगे ना, तो आपका जो डोमेन नेम से आईपी एड्रेस जो कन्वर्ट करने का डीएनएस लुकअप का प्रोसेस है वो आपका ब्राउजर पे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। ब्राउजर के ही कैसे में उसको आईपी एड्रेस मिल जाएगा उस रिस्पेक्टिव डोमेन के नेम के लिए। इतना समझ में आ गया क्या डीएनएस लुकअप के बारे में पूरा अच्छे से? ठीक है, अब देखो हुआ क्या। डीएनएस लुकअप किया मतलब मुझे आईपी एड्रेस पता लग गई, मतलब मुझे ये समझ में आ गया कि ये मेरा वेबसाइट है जो इस लोकेशन पे रन कर रहा है। तो इसका मतलब मुझे उसको मैसेज सेंड करना है या उससे उससे मुझे मैसेज रिसीव करना है। डेफिनेटली इसके लिए हमें कनेक्शन तो स्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो सेकंड स्टेप आता है, नेक्स्ट स्टेप आता है टीसीपी कनेक्शन, जिसको हम बोलते हैं थ्री वे हैंडशेक कनेक्शन, राइट। जैसे ही हमें ब्राउजर को जैसे ही आईपी एड्रेस मिल गया तो वो सबसे पहले क्या करता है, टीसीपी कनेक्शन स्टेब्लिश करता है ताकि हम डेटा पैकेट्स या मैसेजेस को सेंड कर सकें और रिसीव कर सकें, राइट। अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझाता हूँ। लेट सपोज ये आपका क्लाइंट है और ये आपका सर्वर है। सर्वर बोले तो google.com का जहाँ पे वेबसाइट रन कर रही है, क्लाइंट बोले तो आपका ब्राउजर, राइट। आपको क्लाइंट को पता लग गया है कि ठीक है सर्वर का आईपी एड्रेस ये है, यहाँ पे रन कर रहा है। अब क्लाइंट सबसे पहले क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा विच इज सिंक रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर को। अब जैसे ही सर्वर सिंक रिक्वेस्ट को रिसीव करता है ये एक एक्नॉलेज देता है कि ठीक है भाई आपका जो सिंक वाला मैसेज था मुझे मिला है, तो उसके लिए एक्नॉलेजमेंट देता है। और जैसे ही क्लाइंट को मिलता है कि ठीक है सर्वर को मैसेज मिल चुका है, सर्वर ने एक्नॉलेजमेंट दे चुका है, ये फाइनल एक्नॉलेजमेंट देता है कि ठीक है आपका ये सिंक एक्नॉलेज वाला मैसेज मुझे मिल चुका है। तो दिस इज कॉल्ड कि थ्री वे हैंडशेक कम्युनिकेशन से ये लोग अपना टीसीपी कनेक्शन को एस्टेब्लिश करते हैं, राइट। तो जैसे ही आपका क्लाइंट और सर्वर के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है, नाउ यू आर रेडी टू सेंड द डेटा पैकेट्स। डेटा पैकेट्स का मतलब होता है जो भी आप मैसेज सेंड करना चाहते हो, मान लो जो भी आप इनपुट सेंड करना चाहते हो वो आप सर्वर पे या बोले तो सॉफ्टवेयर के ऊपर सेंड कर सकते हो। वो सर्वर आपका उस इनपुट को प्रोसेस करेगा, जो भी आउटपुट आएगा वो एज अ डेटा पैकेट्स या एज अ मैसेज आपको क्लाइंट को सेंड कर देगा, राइट। ये यही तो करना है अल्टीमेटली हमें। इतना समझना है क्या टीसीपी कनेक्शन कैसे बन रहा है? ठीक है, एक बार थोड़ा नीचे करते हैं। ठीक है, तो आई एम होपिंग कि सबसे पहले डीएनएस लुकअप के बारे में समझ में आ गया होगा, देन टीसीपी कनेक्शन कैसे बनता है वो समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट स्टेप होता है टीएलएस हैंडशेक। अब ये टीएलएस हैंडशेक आपका बेसिकली ऑप्शनल होता है, मतलब ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि हर स्टेप में ये टीएलएस हैंडशेक आपका हुई हो। टीएलएस हैंडशेक बेसिकली आपका सिक्योरिटी पर्पस के लिए होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। मतलब मान लो जैसे ही आप www.google.com टाइप करके हिट करते हो, आप कोई ना कोई प्रोटोकॉल यूज करते हो, जैसे एचटीटीपी या एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल यूज करते हो। तो अगर आपने एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल यूज किया है, मतलब आप चाहते हो कि जो भी आप मैसेज सेंड कर रहे हो, जो भी आप इनपुट सेंड कर रहे हो अपने सर्वर को, वो डेफिनेटली आपके नेटवर्क से ही तो होके जाएगा, आपके इंटरनेट से ही तो होके जाएगा। अब वो जो मैसेज आप या इनपुट सेंड कर रहे हो, आप चाहते हो कि वो कोई दूसरा बंदा रीड ना कर पाए। फॉर एग्जाम्पल
जो आप मैसेज सेंड करते हो व्हाट्सएप पे किसी दूसरे बंदे को, आप चाहोगे ना कि वो इंटरनेट से अगर या नेटवर्क से होके जा रहा है तो कोई दूसरा बंदा उसको रीड ना कर पाए, या रीड भी कर पाए तो उसको समझ ना पाए, राइट? तो उसको कैसे करोगे? उसके लिए आपको कुछ सिक्योरिटी लगानी पड़ेगी। दैट्स व्हाट वहां पे टीएलएस हैंडशेक हैंडशेक का पिक्चर आता है, राइट? तो अगर आप चाहते हो कि आपने जो google.com हिट किया है एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल का यूज करके किया है, मतलब एचटीटीपी सिक्योर प्रोटोकॉल का यूज करके किया है, इसका मतलब जो भी आप इनपुट सेंड करोगे अपने सर्वर के पास में वो इनक्रिप्टेड होना चाहिए। अब अगर आप मैसेज को इनपुट को इनक्रिप्ट करके भेजोगे तो भाई सर्वर सर्वर जो आपका है, बोले तो जो आपका सॉफ्टवेयर है, उसके पास जो इनपुट जाएगा वो अगर इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगा तो उसको भी तो डिक्रिप्ट करना पड़ेगा, तभी तो आपको एक्चुअल आउटपुट मिलेगा। इसका मतलब इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का हमें करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये टीएलएस हैंडशेक होता है। अब ये टीएलएस हैंडशेक क्या बोलता है? ये बोलता है कि भाई जो भी लेट सपोज हमारे पास मैसेज था एम, इस मैसेज को हमने इनक्रिप्ट कर दिया सी, आपका जो क्लाइंट है इसको इनक्रिप्ट करके सी बना करके अभी आपके नेटवर्क पे भेज रहा है। अब ये जब रिसीव होगा सर्वर को तो सी मैसेज रिसीव होगा, तो आपके सर्वर को भी तो लॉजिक पता होना चाहिए ना कि सी को कैसे हम एम में कन्वर्ट करें, राइट? मतलब जो भी लॉजिक से आपने इंक्रिप्शन परफॉर्म किया है उसी लॉजिक से आपको डिक्रिप्शन भी तो परफॉर्म करना पड़ेगा। इसके लिए आप टीएलएस हैंडशेक में क्या करते हो, कुछ सर्टिफिकेट या कुछ की वगैरह का एक्सचेंज करते हो क्लाइंट और सर्वर के बीच में। और ये कब होता है? ये तब होता है जब आपका टीसीपी कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है, उसके बाद में हम टीएलएस हैंडशेक करते हैं अगर जरूरत होती है तो। जरूरत क्यों होगी? अगर आप सिक्योरली अगर आप इनपुट आउटपुट ट्रांसफर करना चाहते हो तो, मतलब एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल का यूज करोगे तो टीएलएस हैंडशेक करने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप चाहते हो कि आई डोंट केयर, मैं एचटीटीपी प्रोटोकॉल का ही यूज कर रहा हूं, तो वहां पे टीएलएस हैंडशेक वगैरह की जरूरत नहीं है। आई थिंक इतना समझ में आ गया। ठीक है, टीएलएस हैंडशेक समझ में आ गया होगा। चलो अब हम थोड़ा एक बार नीचे चलते हैं। ठीक है, तो मैं बोल रहा था कि ये आपका क्लाइंट था और ये आपका सर्वर था। आपने सबसे पहले तो कनेक्शन स्टेब्लिश कर दी, थ्री वे कम्युनिकेशन के साथ में आपने कनेक्शन स्टेब्लिश कर दी, उसके बाद टीएलएस का हैंडशेक कर दिया, टीएलएस का हैंडशेक कर दिया। अब आप डेटा जो है ना, डेटा पैकेट से बोले तो इनपुट जो है आप वो डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हो और रिस्पॉन्स डायरेक्टली आप रिसीव कर सकते हो। बट यहाँ पे बीच में एक और काम होता है कि जैसे देखो आपके पास लेट सपोज इनपुट है, वो बहुत बड़ी फाइल है, कोई मूवी की फाइल है, लेट सपोज 2 GB की फाइल है। अब ये इतनी बड़ी फाइल तो आप कंप्यूटर आप अपने इंटरनेट पे या अपने नेटवर्क से तो लेके जा नहीं सकते इतनी बड़ी फाइल को। इसका मतलब अगर डेटा पैकेट बहुत बड़ा है तो आपको काफी दिक्कत होगी अपने नेटवर्क से लेके जाने के लिए। तो कंप्यूटर नेटवर्क में एक कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर बड़ा फाइल है ना तो उसको छोटे छोटे फाइल्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो, विच इज कॉल्ड डेटा सेगमेंटेशन। ठीक है, तो छोटे छोटे सेगमेंट्स में आप बेसिकली अपने डेटा को डिवाइड कर देते हो। तो अगर एक बड़ा मैसेज है तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में, इतने पार्ट्स में डिवाइड करते हो ताकि हर एक पार्ट जो है आपका कंप्यूटर, आपका जो नेटवर्क है ना, इंटरनेट है, उससे होकर के आपके सर्वर के पास पहुंच जाए। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डेटा सेगमेंटेशन। और ये डेटा सेगमेंटेशन कब होता है? डेटा सेगमेंटेशन होता है डेटा का जो ट्रांसफर होता है, इनपुट आउटपुट का जो ट्रांसफर होता है उसके जस्ट पहले, राइट? ये बात पढ़ लेते हैं। सो नाउ वी आर फुल्ली रेडी टू सबमिट द मैसेज रिक्वेस्ट, दैट मीन्स पैकेट डेटा, डेटा पैकेट्स बोले तो। बट बिफोर दैट वी नीड टू मेक श्योर अवर डेटा पैकेट शुड बी एबल टू ट्रेवल इन अवर नेटवर्क, मीन्स पैकेट साइज शुड बी नॉट सो बिग, हेंस डेटा सेगमेंटेशन इज नीडेड। इतना समझ में आ गया क्या डेटा सेगमेंटेशन की जरूरत क्या है? अब जैसे ही आपने डेटा सेगमेंटेशन कर दिया, अब देखो इसमें और भी कॉम्प्लेक्सिटी आती है कि लेट सपोज अगर आपका 2 GB का फाइल है, आपने इसको 10 चंक्स में डिवाइड कर दिया फॉर एग्जांपल, तो ये लेट सपोज फाइल नंबर 1 है, फाइल नंबर 2 है, फाइल नंबर 3 है, तो सर्वर साइड पे भी ऐसा होना चाहिए कि फाइल नंबर 1 पहले पहुंचे, फाइल नंबर 2 उसके बाद पहुंचे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फाइल नंबर 3 पहले पहुंच जाए। तो इस टाइप के जो हैंडलिंग है वो आपकी होती है कंप्यूटर नेटवर्क में। इस पे मैं बहुत ज्यादा डीप नहीं जा रहा अभी, ठीक है? बट आपको टॉप लेवल पे आई एम होपिंग कि आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है। अब जैसे आपका डेटा सेगमेंटेशन हो गया, आपके छोटे छोटे पाइट जो डेटा पैकेट्स हैं वो आपके इंटरनेट से होकर के सर्वर के पास जाएंगे। आपका सर्वर जो है उसको प्रोसेस करेगा और रिस्पॉन्स में जो भी है वो आपका आउटपुट दे देगा। ठीक है, जैसे आप google.com टाइप करके हिट करते हो, आपको रिस्पॉन्स में एक वेब पेज मिलता है और वही वेब पेज आपका ब्राउजर आपको शो कर देता है। तो ये पूरी की पूरी जर्नी होती है जब आप google.com हिट करते हो। ठीक है, आई थिंक इतना क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आई एम होपिंग कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियोस को भी लाइक कीजिए, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में मेरे वीडियोस को शेयर करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। बाय।